हेलो दोस्तों। हमने कल की क्लास में आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया था। आज हम उसी को आगे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि पुर्तगालियों में आज हमने आपसे कहा था कि अल्मीड़ा के बाद आज हम अल्बुकर्क पे चर्चा करेंगे। अल्बुकर्क अल्बुकर्क का जो समय है 1509 से 1515 तक का समय है इसका। 1509 से 1515, 9 से 15 तक का समय इसका आपको दिखाई देगा। 1515। देखिए क्या इसके समय में जो विशेष बातें हुई आपको उनको समझना है। पहले समझ लेते हैं, फिर हम थोड़ी बातें इस पर फ्रेम कर देंगे। देखिए, अल्बुकर्क जब यहाँ भेजा गया तो 1503 में इसको एक बार भेजा गया था, तो ये केवल एक एक नायक के रूप में भारत में आया था और एक नायक के रूप में यहाँ आया। फिर धीरे धीरे इसकी योग्यता जो है, आप देखोगे कि इसने अपनी योग्यता से लोगों को प्रभावित किया और प्रभावित करने के बाद इसको 1509 में जो है गवर्नर बना दिया गया, जो पुर्तगाली क्षेत्र भारत का था। 1509 में जो है इसको गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर बना 1509 में। गवर्नर बनने के बाद क्या किया इसने कि इसका नाम इतना ज़्यादा उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली शक्ति का। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है? किसी भी व्यक्ति को वास्तविक संस्थापक आप क्यों मानोगे? उसके पीछे कुछ आधार होना चाहिए। तो आधारों पे चर्चा करते हैं। ये जब आया तो इसने 1509 में इसको जब गवर्नर बनाया गया तो 1510 में गोवा की विजय कर ली। जो बीजापुर का शासक जो यूसुफ आदिल शाह था, उसे पराजित किया और गोवा की विजय कर ली। ये बहुत बड़ा काम हुआ। और जब गोवा की विजय की तो आप देखोगे कि पुर्तगाली जो है इस समय भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। गोवा की विजय के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हुए और पश्चिमी तट पर उनका कोई सानी नहीं था, मतलब उनका कोई जोड़ देने वाला उनको नहीं था। पश्चिमी हिस्से में वो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में आपको दिखाई देंगे। दूसरी चीज, इसने भारत में देखो कि भारत में क्षेत्रीय विस्तार जो पहले आपने देखा था कि कोचीन में, इसके बाद आपने देखा था एन्नौर में जो क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंध स्थापित हुए थे, तो इसने भी क्षेत्रीय विस्तार की उसी नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और 1511 में इसके द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया कि पुर्तगाली जो हैं बड़ी शक्ति के रूप में और स्थापित हुए। इसने 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। किस पे? 1511 में मलक्का पर। ठीक है, मलक्का। आप देखोगे 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। और जब मलक्का पर अधिकार कर लिया तो यहां पर मलक्का पर अधिकार करने के बाद ये आगे बढ़ता गया। इसने कहा कि विस्तार तो करना ही पड़ेगा। 1515 में आकर इसने, आप देखोगे फारस की खाड़ी में एक हारमुज जो बंदरगाह था, फारस की खाड़ी में हारमुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया 1515 में। ये आप देखो कि हारमुज बंदरगाह पर अधिकार करना, मलक्का पर अधिकार करना, गोवा पर अधिकार करना, तो इसलिए इसको बोला गया कि ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। इसलिए बोला गया कि इसने एक पूरा जो पुर्तगालियों का जो राज्य था, जो इनके व्यापारिक केंद्र थे, उसको और विस्तृत करने का कार्य किया।
और इस विस्तृत करने के कारण इसको वास्तविक संस्थापक माना गया है। ठीक है, एक चीज और इसने किया जो आपको यहां जानना जरूरी है कि जब इसका शासनकाल था 15 तक, इसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम लोग भारतीय महिलाओं से विवाह करो। क्या कहा? भारतीय महिलाओं से विवाह करो, और ये कहा कि आप लोग विवाह करके अपनी स्थायी आबादी यहां पर बढ़ाना शुरू करो। तो यहां पर ध्यान रखना कि अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए अपने देश के लोगों को प्रेरित किया, और लेकिन मुसलमानों के प्रति इसकी नीति जो है वो ठीक नहीं थी। मुसलमानों से बहुत नफरत कर रहा था। तो एक प्रकार से आप देखोगे कि मुस्लिम वर्ग के प्रति इसकी नीति बहुत संकुचित थी। ठीक है, और आप देखोगे कि इसने अपने समय में सती प्रथा को बंद करवा दिया। सती प्रथा को बंद करवा दिया, और आप देखोगे कि इस प्रकार एक इसने सुधार भी किया। तो सती प्रथा को बंद कराने का जो कार्य इसके समय में हुआ, तो आप ऐसे देखो तो ये राजा राम मोहन राय का पुरोगामी दिखाई देगा आपको। क्या क्या किया इसने? अपने देश के लोगों को कहा, अपने देश के लोगों को कहा कि आप सभी भारतीय महिलाओं से विवाह करें। ओके, ये बात है। दूसरी चीज, मुसलमानों के प्रति खराब दृष्टिकोण रखता था। खराब दृष्टिकोण, ठीक है, यहां पे दिखाई देता है उसका, दिखाई देता है। इसके अलावा अपने समय में इसने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था, इस प्रकार राजा राम मोहन राय का इसे पूर्वगामी माना जा सकता है। आप मान सकते हो, नहीं मान सकते? देखिए, जिस चीज को लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में बंद किया भारतवर्ष में, उस चीज को इसने अपने राज्य में उसको लागू किया, सती प्रथा। जो व्यवस्था सती प्रथा खराब व्यवस्था थी, आप जानते हो कि सती प्रथा क्या थी। जब भी किसी महिला का जो पति मर जाता था, तो एक नियम था, आमतौर पे उच्च वर्गों में था ये, कि उसके पति के साथ उसको भी जीवित ही जला दिया जाता था। कुछ महिलाएं स्वेच्छा से जल जाती थी, और कुछ महिलाएं जो हैं जबरन जलाई जाती थी। ऐसा ही एक प्रयास राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी उनके साथ हुआ। फिर आगे चल के आपको पता है कि राजा राम मोहन राय ने इस कुरीति को समाप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, और उनके ही प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेटिक ने प्रतिबंधित किया। तो यहां पर आप देखोगे कि अल्बुकर्क जो है सती प्रथा को इसने बंद किया। इस प्रकार ये पूरी तरह से राजा राम मोहन राय का आपको पुरोगामी दिखाई देगा। इसीलिए हम इसको मानते हैं कि ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। क्या बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। आगे चलेंगे अब इसके आगे कि क्या हुआ। अब देखो, अल्बुकर्क के बाद आप देखोगे, अल्बुकर्क का समय आपको 15 तक दिखाई देगा। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट है, नूनोद कुन्हा
नुनोद कुन्हा, ये पुर्तगाली आपको गवर्नर दिखाई देगा। नुनोद जो कुन्हा है इसका समय 1529 से 1538 का समय है। 1529 से 1538 का समय है इसका। ठीक है, पहले इसकी बातें सुन ले ध्यान से, फिर आगे इसमें हम कुछ नोट भी करते चलेंगे। देखो जब ये आया तो आप यहां देखो कि जब ये भारत आता है तो उस समय जो मुगल सम्राट है हुमायूं और आप देखोगे बहादुर शाह के मध्य गुजरात में संघर्ष चल रहा था। आपको याद करो कि बाबर की जब मृत्यु हुई 30 में, आप देखोगे कि 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और उसके बाद जो है सारा राज्य का जो भार है वो हुमायूं के ऊपर आ गया। और इसके समय में आप देखोगे जब ये आया भारत में तो हुमायूं और जो गुजरात का शासक बहादुर शाह है उनके मध्य आपस में संघर्ष चल रहा था। और संघर्ष चल रहा था और इसी संघर्ष का, चूंकि गुजरात का शासक हुमायूं के साथ व्यस्त था, आप समझिएगा बात को कि गुजरात का शासक हुमायूं के साथ युद्ध में व्यस्त था, इसी का लाभ उठाकर इसने 1534 में बेसीन पर और दीव पर अधिकार कर लिया। 1534 में, ठीक है, 1534 में बेसीन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। अब भाई प्रश्न उठता है कि क्यों कर लिया, ये उठाना चाहिए प्रश्न आपको, क्यों कर लिया? क्योंकि हुमायूं और गुजरात के शासक, गुजरात के शासक बहादुर शाह के मध्य संघर्ष चल रहा था। और इससे, इस परिस्थिति का लाभ उठाकर इन क्षेत्रों पर अधिकार किया गया। अब आप समझ गए होंगे पूरी तरह से, अधिकार कर लिया गया। ठीक है, अधिकार कर लिया गया, अधिकार हो गया, अच्छी बात है, अधिकार हो गया। अब जब अधिकार हो गया तो अब धीरे धीरे आप देखोगे कि यहां पर जो कोचीन था, पहले पुर्तगाली शक्ति का केंद्र पहले क्या था? कोचीन। आपको याद होगा पहली फैक्ट्री यहीं स्थापित किया गया था कोचीन में। कोचीन से केंद्र ट्रांसफर होकर गोवा आ चुका था, गोवा। अब गोवा को पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बनाने का प्रयास शुरू हो गया कि गोवा जो है अब वो पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बनेगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसके बाद ये, इसके समय में ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो कि इसके बाद एक व्यक्ति और आता है, गार्सिया दा नारोन्हा। गार्सिया दा नारोन्हा 1538 में, इसको मिटाऊं? गार्सिया दा नारहुना, गार्सिया दा नारहुना, गार्सिया दा नारनोन्हा, ये आता है। इसके समय में क्या होता है, ये आप देखोगे कि इसके समय में धीरे धीरे पुर्तगाली अन्य स्थानों पर भी अपना विस्तार कर लेते हैं, जैसे दमन पे, सालसेट पर, चौल पर, बंबई पर, तमाम स्थान है। दमन, सालसेट, चौल, बंबई आदि।
मतलब बहुत सारे स्थानों पर अब धीरे धीरे जो है पुर्तगालियों की भारत में पकड़ बनती चली जा रही है। ठीक है, और अधिकार करते चले गए और इन्होंने अपने केंद्र स्थापित किया। मतलब इन सभी केंद्रों पर वो अपने केंद्र स्थापित कर रहे हैं। पूरी तरह से अधिकार तो आप नहीं मान सकते हो, लेकिन अपने केंद्र चूंकि अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो शक्ति के द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्रों में इनका विस्तार होने लगा। अब अलग अलग क्षेत्रों में जब इनका विस्तार होने लगा तो आप देखोगे कि बाद में मद्रास और हुगली को भी केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। मतलब इसी क्रम में आगे आप इसी में देखोगे कि मद्रास और हुगली में भी केंद्र स्थापित हो गए, इनके केंद्र स्थापित हुए। ठीक है, मद्रास और हुगली में भी केंद्र स्थापित हुए। और इसके बाद इन्होंने एक बड़ा काम यह किया कि श्रीलंका के भी कुछ हिस्सों पर, जिसको उस समय बोला जाता था सीलोन बोला जाता था, तो सीलोन या श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार कर लिया गया, अधिकार हो गया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, पूरी तरह से इनका विस्तार होता जा रहा है, अधिकार होता चला गया कि सीलोन पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने पुर्तगाल और स्पेन एक साथ सम्मिलित हो गया। आगे चलोगे आप देखोगे कि 1580 में पुर्तगाल स्पेन के साथ शामिल हो गया और उसके बाद कंपनी की शक्ति जो है घटने लगी। यहां एक क्रम मैं आपको बता दे रहा हूं, 1580 में पुर्तगाल जो है स्पेन में सम्मिलित हो गया, स्पेन में शामिल हो गया और उसके बाद उसकी शक्ति जो है आप देखोगे नीचे गिरने लगी। कैसे, क्या क्या, अभी मैं आपको घटनाक्रम बताता हूं। और अनेक इनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब जो पहले वाली बात इनकी नहीं रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में डच शक्ति आ चुके थे और डचों ने पुर्तगालियों को यहां के व्यापार से बाहर करने के प्रयास शुरू किए। मतलब अब यहां पर पुर्तगालियों के सामने डच कंपनी आ चुकी है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अधिकार चाहती है, व्यापार में अधिकार चाहती है। और अधिकार करने के लिए उसको पुर्तगालियों को हराना पड़ेगा। पुर्तगालियों को हराना पड़ेगा कि नहीं हराना पड़ेगा? हराना पड़ेगा, को हराना पड़ेगा। और जब इसको हराना पड़ेगा तो यहां आपने देखा कि 1580 में पुर्तगाल स्पेन के साथ मिल गया, तो पुर्तगाल की वो शक्ति नहीं बची जो इसके साथ, जो इसकी पहले की शक्ति हुआ करती थी। तो यहां पर डचों ने पुर्तगालियों को धीरे धीरे भारत के और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार से बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। 1641 में जो इनके पास क्षेत्र जो मलक्का था, आपको याद होगा कि इन्होंने 1511 में जो मलक्का के क्षेत्र को जीता था, उसको 1641 में डचों ने जीत लिया। मतलब मलक्का के क्षेत्र को यहां पर 1511 में इन्होंने जीता था। ठीक है, पुर्तगालियों ने ये जो मलक्का का क्षेत्र था, ठीक है, यहां पर जो मलक्का का क्षेत्र था उस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन 1641 में यहां पर डचों का अधिकार हो गया, डच आ गए। तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि अब इनके हाथों से वह स्थान जो है धीरे धीरे निकल रहे थे। इसके अलावा जो सीलोन का इलाका था, जो श्रीलंका का, वो भी निकलने लगा। 1658 में इनके हाथ से श्रीलंका निकल गया, 1658 में श्रीलंका। ठीक है, ये पुर्तगालियों के हाथ से बाहर निकल गया। और 1663 तक आते आते मालाबार के जो मालाबार क्षेत्र था भारत में, मालाबार क्षेत्र भी इनके हाथों से निकल गया। ठीक है, अब देखोगे कि अब जो है
ये पुर्तगाली हर स्थानों पर पराजित हो रहे हैं और इनकी शक्ति भारत में क्षीण हो रही है। 1612 में पुर्तगालियों को सूरत में भी पराजित कर दिया गया और धीरे धीरे डच उनके जगह स्थापित होते चले गए। और आप देखोगे कि मुगलों और जो मराठों ने भी पुर्तगालियों का बहुत ज़्यादा विरोध किया था और आगे चल के मुगलों ने भी और जो मराठों ने भी इनको बहुत स्थानों पर पराजित किया और स्थानों से जो भी इनके पास स्थान थे उनको जीतने का प्रयास किया। इस प्रकार आप देखोगे कि आगे चलकर जब इनके पास इनकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई तो ब्रिटेन के सम्राट जो उस समय थे, जो सम्राट थे चार्ल्स सेकंड, ब्रिटेन के सम्राट, ध्यान से सुन लीजिए कि इनका जब अवसान होने लगा तो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकंड, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह हो गया पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, ठीक है। और कैथरीन के साथ जब इनका विवाह हुआ तो कैथरीन से विवाह के उपलक्ष्य में एज ए दहेज, जिसको आप लोग बोलते हैं डाउरी, दहेज के रूप में बंबई, देखिए दहेज में बंबई को दे दिए। दहेज जो है बंबई के रूप, यहाँ पर जो बंबई को दहेज के रूप में चार्ल्स सेकंड को दे दिया और चार्ल्स सेकंड ने इसे आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो ये यहाँ पर आपको बात समझनी थी कि किस तरीके से जो पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपना काम किया। एक और चीज़ बताना है मुझे इसमें, कार्टेज आर्मिडा काफिला जो पुर्तगालियों का सिस्टम था, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, काफिला, कार्टेज मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र जो ये देते थे, जो पुर्तगाली अधिकार पत्र देते थे उसको क्या कहते थे? कार्टेज। आर्मेडा क्या होता है? हथियारबंद जहाज। काफिला का मतलब क्या होता है? एक पूरा इनका गिरोह चलता था, जिसको ये अधिकार पत्र देते थे उसके साथ हथियारबंद जहाजों का एक गिरोह चलता था। इसको कहते थे कार्टेज आर्मेडा काफिला। ये पुर्तगालियों का एक प्रकार से अपना वर्चस्व बनाए रखने की एक पद्धति थी, जिसके बारे में आपको बताता हूं। क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर को, आपने देखा था, अपने कंट्रोल में किया था प्रारंभिक चरण में। अगर आपको याद आ रहा हो, आप अगर उसका लिंक समझ पा रहे हो, तो उस व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो भी हिंद महासागर में जहाज आएंगे, उन जहाजों के ऊपर एक टैक्स का आरोपण पुर्तगालियों ने किया था और उसी टैक्स को इन्होंने कहा गया कार्ड्स। ठीक है, और ये पद्धति शुरू किया इन लोगों ने, कार्ड्स पद्धति को। और इसका मतलब ये है कि अगर आपको हिंद महासागर में चलना है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? परमिट। आप सुनते होंगे कि एक ये शब्द चलता है परमिट, मतलब अधिकार पत्र लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। और ये परमिट लेना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, और इसको बाध्य करने के लिए अगर आप नहीं परमिट लेते हो तो इनके पास एक आर्मेडा थी। आर्मेडा का मतलब सैन्य दल। आर्मेडा के माध्यम से ये अपनी बात को मनवाएंगे। ठीक है, और आर्मेडा एक ऐसी शक्ति थी जो इनकी व्यवस्था को, कार्टेज आर्मेडा को लागू करवाती थी। ठीक है, इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में या उस जो महासागर की सीमा में नहीं आ सकता था। ठीक है, तो यहां तक कि आप देखोगे कि मुगल बादशाह अकबर को भी यहां पर कार्ड्स लेना पड़ा था।
परमिट लेना पड़ा था। ये बड़ी बात समझना कि अकबर ने खुद परमिट लिया था। अकबर स्वयं कार्ड को लिया था या परमिट को लिया था, ठीक है। और एक चीज और, भारतीय और अरबी जहाजों पर काली मिर्च और घोड़े नहीं लाए जा सकते थे। भारतीय एवं अरबी जहाजों पर यह क्या था, इनके विशेषाधिकारों को पुर्तगालियों के विशेषाधिकारियों को, जो इनके विशेषाधिकार हैं उनको कोई ना छू पाए, इसलिए यह कहा गया कि भारतीय और अरबी जहाजों पर काली मिर्च और घोड़े आदि को नहीं लाया जा सकता। वो लाना है तो वो पुर्तगाली जहाजों से। ठीक है, नहीं लाया जा सकता। और एक चीज और, यहां पर देखोगे कि बारूद को भी, अगर आपको बारूद को भी लाना है तो बारूद भी ये आपको नहीं लाने देंगे। जो गोला बारूद है और ये सारी चीजें इन्होंने अपने अधिकार में रखा था। इस प्रकार आप देखो तो इनको सागर का स्वामी इन्होंने अपने आप को कहा था कि हम इस व्यवस्था के द्वारा सागर के स्वामी हैं, सागर के स्वामी हैं, सागर पर हमारा नियंत्रण है। तो सागर के स्वामी की उपाधि धारण किया और इसके तहत जो लोग इनसे परमिट लेते थे उनकी सहायता के लिए आर्मेडा चलती थी और ये समुद्री डाकुओं से इनकी रक्षा करते थे। और दूसरा, इन जहाज़ों पर ये भी सुनिश्चित करते थे कि क्या ये ला रहे हैं भारतीय और अरबी जहाज। तो एक प्रकार से इनका निरीक्षण भी बना रहता था और दूसरा, ये समुद्री डाकुओं से सुरक्षा इनको देते थे। और तीसरी बात, इनको एक निश्चित राजस्व भी, इनको टैक्स भी मिल जाता था। ठीक है, और ये चीज यहां पर आपको समझना पड़ेगा। अब आपने आर्मेडा व्यवस्था मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। आर्मेडा अब आपसे कभी भी कुछ पूछेगा तो आर्मेडा आप वहां पर आप स्पष्ट कर ले जाएंगे। क्या मैं मान लूं कि ये बात आपको समझ में आ गई आर्मेडा? अब देखिए पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ। अगला पॉइंट हम बनाएं तो पुर्तगालियों का पतन क्यों। पतन क्यों हो गया इनका, पुर्तगाली कंपनी का पतन क्यों? अब यहां समझना यही है। देखो, आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें जो सत्ता संघर्ष चला आगे, जिसमें आपको डच दिखाई देंगे, अंग्रेज दिखाई देंगे, ठीक है, फ्रांसीसी दिखाई देंगे, उस संघर्ष में पुर्तगाली इसलिए भी बाहर हो गए कि पुर्तगालियों का जो शासन था वो भ्रष्ट था। पहली चीज तो ये है कि इनका प्रशासन बहुत भ्रष्ट था, बहुत घूस चल रही थी, प्रशासन में भ्रष्टाचार, पहली चीज तो प्रशासन में भ्रष्टाचार था इसलिए। दूसरी चीज, इनकी दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली थी। जो व्यापार ये अपनी शर्तों पे चलवाते थे जो दोषपूर्ण था। व्यापार जो था वो दोषपूर्ण व्यवस्था से संचालित होता था, व्यवस्था से चलता था। तीसरी चीज आप देखोगे कि धार्मिक और भारत के आंतरिक मामलों में, एक तो धार्मिक मामलों में इन्होंने हस्तक्षेप किया, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया। दूसरा, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह, ठीक है।
तो यहां ये देखिए, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, ठीक है। जो इनकी विवाह की नीति थी, इनकी विवाह की नीति, ये आपको याद ही हो, अभी मैंने बताया कि विवाह की नीति इनकी कैसी थी, ठीक है। इसके बाद योग्य शासक इनको बाद में नहीं मिले, क्योंकि शासक की योग्यता पर भी डिपेंड करता था, योग्य शासक का अभाव, ठीक है। पुर्तगाल का स्पेन में विलय, पुर्तगाल का स्पेन में विलय, ये सारी चीजें, ठीक है। और आप देखोगे कि मुगल साम्राज्य का विस्तार, यहां पे और क्या दिखाई देगा आपको, मुगल साम्राज्य का विस्तार होने लगा। इसके अलावा डच शक्ति का प्रसार, आपको अभी मैंने बताया कि हारमुज बहुत सारे स्थानों से, श्रीलंका से इनको धीरे धीरे बहुत सारे स्थानों से हटाया जाने लगा। और अंग्रेज, आगे चल के अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज भी इनके प्रबल विरोधी बनकर उभरे, प्रबल विरोधी बनकर उभरे। और आपने देखा कि इन्होंने अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह कर दिया, ठीक है, जो ब्रिटेन के महाराज थे चार्ल्स सेकंड के साथ। तो इस प्रकार आपने देखा कि पुर्तगाली कंपनी का पतन हो गया। मैं मानूं कि आपको समझ में आ गया पुर्तगाली कंपनी। देखिए, आप लोग तो बहुत पढ़ते होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूं कि आप लोग बहुत पढ़ते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे, लेकिन हमने ये प्रयास किया है कि आपको पूरी बातें जो हैं क्लियर कट बताई जाए और अनावश्यक का कुछ भी आपको ना बताया जाए। आप प्रश्न इस पे, अब जो भी पुर्तगालियों का प्रश्न आया है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। हमारा अप्रोच एक पूरा अप्रोच है कि जिससे आपको कोई भी चीज़ जो पुर्तगाली पे आ सकती है, आप उसको करने की स्थिति में होंगे, आपको समस्या नहीं होगी। एक कंपनी हम लोग और उठाते हैं, डच, और फिर आज की बात यहीं पे एंड करेंगे। डच कंपनी को देखते हैं। डच के बारे में पहले कुछ बातें सुनिए, फिर कुछ चीजें बताते हैं। डच कंपनी कहाँ के लोग थे? हॉलैंड या नीदरलैंड, आज का जो है उसको आप बोलते हैं डच। हॉलैंड या नीदरलैंड, इसी स्थान की कंपनी थी डच, जिन्होंने पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकालने में, दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर निकालने में एक बड़ा रोल प्ले किया था। यहां पर एक व्यक्ति है कार्नेलियन हस्तोमान, कार्नेलियन डेहस्तमान। डेहस्तमान, कार्नेलियन डेहस्तमान, ये प्रथम व्यक्ति था जो आया अभियान लेके, डच अभियान लेकर। डच अभियान की जो शुरुआत हुई इसी के द्वारा हुई, कार्नेलियन डेहस्तमान के द्वारा। और इसने 1596 में ये पूर्वी जगत के साथ व्यापार की खोज में, आप देखोगे कि सुमात्रा और बेंटम पहुंचा 1596 में। कब? 1596 में सुमात्रा, और आप देखोगे कि सुमात्रा के अलावा बेंटम, यहीं पे सुमात्रा और बेंटम। तो ये दक्षिण पूर्व
जो दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार है, यहाँ पर ये पहुँचा, इस स्थान पर चला। पहला डच अभियान था जो लेकर कार्नेलियन डेहस्तमान चला और यहाँ पे पहुँचा। और उसके बाद फिर देखो कि इसके बाद से डचों ने भारत और जितने भी पूर्वी जगत के जो समुद्री प्लेस थे, भारत तो महत्वपूर्ण स्थान था ही, जितने और समुद्री प्लेस थे वहां पर अधिकार करने का प्रयास जो है शुरू होने लगा। और 1602 में डच की संसद, जो नीदरलैंड की संसद थी, उसने एक प्रस्ताव पास किया। 1602 में संसद का एक प्रस्ताव आया वहां के। क्या प्रस्ताव था? 1602 की संसद का प्रस्ताव था कि ये कहा गया कि इस एक कंपनी बनाई गई जिसको कहा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या कहा गया? यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। आप एक चीज समझ रहे होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी सबका नाम है। अंग्रेजों की जो कंपनी बनी उसका भी नाम ईस्ट इंडिया है, और इनकी जो कंपनी है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना 1602 में संसद के प्रस्ताव से की गई। और ये कहा गया, डच की संसद, जो नीदरलैंड की संसद है, उसने कहा कि 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के लिए भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार, युद्ध छेड़ने और संधि करने, भूमि प्राप्त करने, मतलब पूरे अधिकार दे दिए गए। व्यापार, ठीक है, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने का पूरा अधिकार इस कंपनी को दिया गया, जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो बनी, इसको दिया गया अधिकार। पूरा अधिकार है कि भाई जाओ, और पूरे अधिकारों के साथ आपको हम भेज रहे हैं। ठीक है, और यहां पर इसके बाद देखो कि ये जो कंपनी बनाई गई थी एक ज्वाइंट वेंचर थी। मतलब ये जो कंपनी बनी थी, अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जो यूरोप की जो ज्वाइंट वेंचर था, मतलब संयुक्त पूंजी से कंपनी बनाई गई थी, संयुक्त पूंजी से निर्मित कंपनी थी, ये से निर्मित कंपनी थी। ठीक है, संयुक्त पूंजी इसमें लगी थी, और संयुक्त पूंजी जो है ये 67 लाख गिल्डर, जिसमें बहुत सारे जो वहां के जो पूंजीपति थे उन्होंने 67 लाख गिल्डर लगाया था। 67 लाख गिल्डर जो वहां की मुद्रा थी, 67 लाख गिल्डर लगा के इस कंपनी को बनाया गया था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और आप देखोगे कि 67 नहीं, यहां पे है 65 लाख है, 65 लाख, ठीक है, 67 नहीं 65 लाख। तो 65 लाख रुपए लगा के जो है यहां पे कंपनी में एक ज्वाइंट पैसा डाला गया वो सभी लोगों का, और उसके तहत कंपनी को अधिकार भी दिए गए। ठीक है, और इस कंपनी को चलाने के लिए 17 सदस्यों का एक दल बना दिया गया, 17 सदस्यों का दल बनाया गया, 17 सदस्यों का दल बनाया गया। अब 17 सदस्यों का दल बनाया गया, और इसके जितने भी जो सदस्य थे वो बहुत महत्वाकांक्षी
और बहुत ही आप देखोगे कि योग्य भी थे। एक तो महत्वाकांक्षा होना तो अच्छी बात है, लेकिन योग्यता भी साथ साथ चाहिए। अगर महत्वाकांक्षा है और योग्यता नहीं है तो ऐसे ही आपका विनाश हो जाएगा। और अगर दोनों चीज मिल जाएगी तब आप कुछ भी कर सकते हैं, तब आप शेरशाह सूरी भी बन सकते हैं, तब आप सिकंदर भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात होना चाहिए। अब देखो कि जब डच, ये आपको पूरी पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि आप पूरी बात समझ गए होंगे। डचों के आगमन के समय जो है पुर्तगालियों का जो व्यापार पर भारत में एकाधिकार था, पीछे पूरी बात हो चुकी है, आप लिंक पा रहे होंगे कि पुर्तगालियों का भारत के व्यापार पर और इस समय जो दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पे भी कमोबेश उनका अधिकार था। डच आए थे तो काली मिर्च और जो मसालों के व्यापार पर इनका ध्यान केंद्रित था। जब डच भारत में या जब दक्षिण पूर्व एशिया में आए तो इनका जो बेसिकली जो मसाले का व्यापार था, काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पे ये अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। और इसीलिए इन्होंने इंडोनेशिया पर क्या मामला है, इसको मिटा दिया जाए थोड़ा। देखोगे कि ये इनका उद्देश्य क्या था। इन्होंने एक तो मसालों के व्यापार पर, ठीक है, मसालों के व्यापार में भी बेसिकली काली मिर्च के व्यापार पर अधिकार करने का प्रयास किया। इसी क्रम में इन्होंने इंडोनेशिया पर अधिकार इसी क्रम में हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा कि इंडोनेशिया में अधिकार करने के पीछे यही उद्देश्य था कि हम अपना जो मसाला है वो हमारे हाथ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने अधिकार करने का प्रयास किया तो पुर्तगालियों से इनका संघर्ष होना लाजमी था, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ की पहले शक्ति थे। और फिर जैसे ही 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। कब किया? 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। और यहां पे जब इन्होंने पराजित कर दिया तो आप देखोगे कि धीरे धीरे इनका पूरा जहां भी ऐसे क्षेत्र थे जो मसाले के बड़े उत्पादक क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों पर पुर्तगाली हटते गए और वहां पर डचों का नियंत्रण होता चला गया। और धीरे धीरे 1619 में आप देखोगे कि इन्होंने जकार्ता में एक बैटविया नामक शहर स्थापित करवाया। 1619 में डचों ने जकार्ता के पास, इंडोनेशिया जकार्ता, आपने नाम सुना होगा, बैटविया नामक शहर बसाया। कभी पूछे तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पर ये जो शहर बसाया और यहीं से अपने आप का जो व्यापार था उसका संचालन करते थे, क्योंकि इन्होंने पुर्तगालियों को बाहर कर दिया था। फिर धीरे धीरे आपको मैंने ये बात बताई थी कि 1641 में इन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया और फिर 1658 में इन्होंने श्रीलंका पर अधिकार। तो 1648 में मलक्का, ठीक है, और 1658 में इन्होंने सीलोन पर अधिकार कर लिया। इस क्रम में आप देखोगे कि धीरे धीरे इनके पूरे अधिकार बढ़ते चले गए। और जब अधिकार बढ़ते चले गए तो इन्होंने एक और काम ये किया कि अब भारत में जो पुर्तगाली क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर भी अधिकार करने का प्रयास अब इनको करना चाहिए। इसीलिए भारत में ये आए। गुजरात में इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया। कोरोमंडल तट में आप देखोगे कि वहां पराजित किया। तो गुजरात, कोरोमंडल तट, बंगाल और जो बिहार, उड़ीसा, बहुत सारे स्थानों पर इन्होंने अपने स्थान को मजबूत किया, अपनी स्थिति को मजबूत किया और अपने
कंपनी को स्थापित करते चले गए। और भारत में इन्होंने बहुत सारी कोठियां स्थापित किया, जैसे मुसलीपट्टनम, ठीक है, मुसलीपट्टनम, पुलिकट, मुसलीपट्टनम, ठीक है, पुलिकट, मुसलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कराईकल, बहुत सारे स्थान हैं, सूरत, कराईकल, ठीक है। ये इतना समझना है कि बहुत सारे स्थानों पर अब चूंकि जहां जहां जो पुर्तगालियों का वर्चस्व था उन जगहों पे ये अपना अधिकार करते रहे। डचों ने बंगाल में, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया, तो बंगाल में 1627 में इन्होंने पीपली में, बंगाल में 1627 में पीपली में पहली फैक्ट्री स्थापित की, पहली फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। बंगाल में 1627 में पहली फैक्ट्री स्थापित किया इन्होंने, और पहली फैक्ट्री स्थापित किया और कुछ दिन बाद जो है ये पीपली से बालासोर चले गए। मतलब यहाँ पे अगर प्रश्न पूछता है तो पीपली आंसर रहेगा, ठीक है। और आप देखोगे कि इन्होंने हुगली के निकट चिंसुरा में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था 1653 में, हुगली के निकट, 1653 में हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। देखिए, ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, कोई समस्या नहीं है, याद रहता है तो ठीक है। इसमें ऐसे प्रश्न आने की, स्टेट में चूंकि आपको प्रश्न इस तरह से मिल जाएंगे तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ भी छोड़ा ना जाए, ठीक है। और इसी चिंसुरा में ही आप देखोगे इन्होंने एक अपना किले का निर्माण करवाया था जिसको कहते हैं गुस्तावुस, गुस्तावुस नाम का किला इन्होंने यहीं पे अपना किला निर्मित किया था, ठीक है। 1653 में जो हुगली के निकट जो चिंसुरा था वहीं पे इन्होंने गुस्तावुस किले का निर्माण किया था, ठीक है। और ये चीज आपने देखा कि यहां पे मामला यही था। डच बेसिकली आप देखोगे कि इनका उद्देश्य जो था वो व्यापार पे ज्यादा था, ये व्यापार करना चाहते थे, ये अधिकार भी इसीलिए कर रहे थे, व्यापार हमारे मतलब पक्ष में रहे। यहाँ ये बहुत इनकी इच्छा नहीं थी कि कोई पॉलिटिकल पावर बनने की इनकी इच्छा नहीं थी कि कोई हमको राजनीतिक शक्ति नहीं बनना है किसी देश की, ये चाहते थे कि व्यापार मेरे अधिकार में रहे। और ये धीरे धीरे आप देखोगे कि इन्होंने जो आए डच, इन लोगों ने भारतीय वस्तुओं को, बहुत सारी वस्तुओं को एक पूरे विश्व में जो व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना दिया। मतलब भारतीय वस्तुएं वो विश्व के बाजारों में पहुंचने लगी और बड़े पैमाने पर। तो आप देखोगे कि डचों के माध्यम से व्यापार को प्रोत्साहन मिला और ये मुख्यतः व्यापार करते थे मसाले का, नील का, कच्चे रेशम का, वस्त्र का, अफीम का। तो इनका व्यापार किसका था? मसाला, कच्चा रेशम, नील, अफीम, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें थी जिनका ये लोग व्यापार करते थे। तो सोरा का यूज होता था बारूद, सोरा का ये लोग जो है व्यापार करते थे। और इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था चलती थी वो चलती थी सहकारिता पर, जिसको कहते हैं कार्टेल। कभी पूछे कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जो सहकारिता पर आधारित थी? सहकारिता पर व्यापारिक व्यवस्था चलती थी। ठीक है, चलती थी। सहकारिता पर इनकी व्यापारिक व्यवस्था डचों की चलती थी।
ये बात आपको समझना पड़ेगा, जिसको कहते थे कार्टेल। कार्टेल कहते थे, क्या कहते थे? कार्टेल। कभी ये शब्द आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। कार्टेल जो व्यवस्था थी वो डचों की कंपनी में आपको ये व्यवस्था आपको दिखाई देगी। देखिए, भारत से इन्होंने पुर्तगालियों को, आपने देखा कि पुर्तगालियों को डचों ने भारत से बाहर कर दिया, और लेकिन जब ये अंग्रेजों के सामने आए तो अंग्रेजों की नौसैनिक जो क्षमता थी वो डचों से बहुत अच्छी थी, इसीलिए डच उनके सामने टिक नहीं पाए। और 1759 में एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध। 1759 में बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो गए। जो अंग्रेजों की कंपनी थी, अंग्रेज कंपनी से। क्यों? इसके पीछे यही है कि अंग्रेजों की जो नौसैनिक क्षमता थी वो अच्छी थी ब्रिटिश की, और इनकी सैन्य जो इनकी नौसैनिक क्षमता थी वो उनके सापेक्ष अच्छी नहीं थी। ठीक है। और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे डच जो हैं 1795 तक आते आते ये पूरी तरह से भारत से बाहर हो गए। अंग्रेजों ने इनको 1795 तक आते आते, यहां कर दो, 1795 तक भारत से पूरी तरह से बाहर होने लगे। ठीक है, 1795 तक भारत से पूरी तरह से बाहर होने लगे। देखो, एक चीज इनके पतन के पीछे अगर आप समझो, ये हो गया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। डच कंपनी के पतन के कारण क्यों पतन हुआ, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो यही है कि इनका देखो, अंग्रेजों की तुलना में नौसैनिक क्षमता इनकी कमजोर थी। नौसैनिक क्षमता अंग्रेजों की तुलना में कमजोर, ऐसे एरो कर दो तो इससे समझ में आ जाएगा कि कमजोर थी। दूसरी चीज आप देखो कि इनका जो मुख्य ध्यान था वो व्यापार पर था, और इसमें भी मुख्यतः मसालों के व्यापार पर। तो इनको बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, मसालों के व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो इसलिए भी यहां से इनको जो है आपको देखना पड़ेगा, इसलिए भी बाहर हुए। ठीक है। आर्थिक स्थिति अंग्रेजों की तुलना में कमजोर थी। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए भी इनका पतन हुआ। और इनकी कंपनी में अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अत्यधिक केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। अत्यधिक केंद्रीकरण जब भी होगा तो आप देखोगे कि कोई भी कंपनी हो, जब आप एक ही व्यक्ति के अंदर या पूरी शक्ति केंद्र के पास रहेगी तो कंपनी के जो विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो और ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर जो थे डच, इन्होंने केवल व्यापार पर ध्यान दिया, राजनीति में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। और राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते थे तो ये यहाँ की राजनीति को समझ भी नहीं पाए। इसीलिए जब भी कोई राजनीति को समझ में नहीं पाता है तो चाहे वो कितना भी अच्छा हो,
वो राजनीति का शिकार हो जाता है। तो ये राजनीति का ही शिकार हुए गए डच, और इसी तरह से डच कंपनी भारत से बाहर हो गई, लेकिन व्यापारिक कार्य अपना करती रही, कोई समस्या नहीं थी। बहुत बढ़िया, आज आप लोगों ने काफ़ी धैर्य का परिचय दिया, धन्यवाद। अब हमारी अगली कंपनी जो है अंग्रेज़ों पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही पढ़ते जाइए, कोई समस्या हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछिए, बताइए और क्या सुधार किया जा सकता है ये भी बताइए, और मेहनत करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि मैं आपको पूरा एक होल कवरेज दे रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें छूटेंगी नहीं। प्री और मीन्स दोनों का एक दृष्टिकोण है, और इंटरेस्ट के साथ कैसे पढ़ा जाए इस बात को भी आप थोड़ा सा देख ही रहे होंगे कि हमारे पढ़ाने का क्या तरीका है। क्योंकि हमने जो भी देखा दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने कॉलेज में पढ़ाने के दौरान, या जब हम गुड़गांव में पढ़ा रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ पे, तो हमने यही समझा कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए कि वो बच्चों को समझ में आए। पहली चीज़ तो रुचिकर बना के पढ़ाना चाहिए, और फिर जब हमने कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया तब भी हम इसी बात पे ही हमारा वो ध्यान रहता था कि रुचिकर हो, एक आपको कनेक्टिविटी मिले और सरल तरीके से बताया जाए, सरलता हो, रुचिकर हो, और आपको प्रश्न भी आपसे बने। तो मेरा अपना विश्वास है कि अभी तो आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा कंपनी के आगे चलेंगे हम, जब मैं अंग्रेज़ों के बारे में, भारत में उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमिकल क्या इम्पैक्ट पड़ा, भारत उससे किस प्रकार प्रभावित हुआ, भारत में क्यों 57 की क्रांति हुई, इसके पीछे अंग्रेज़ों का क्या रोल था, कि 1757 से एक ऐसा शोषण शुरू हुआ कि 100 साल में भारतीय जनता, भारतीय जमींदार, और इनाम कमीशन आया तो क्यों आया, इनाम कमीशन ने 20,000 भारत की जमींदारियों को जब्त कर लिया, तो वो क्यों जब्त कर लिया। तो ये सारे जो पहलू हैं हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।